हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे टॉपिक्स को डील करते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी लेक्चर्स होते हैं, बेसिक लेक्चर्स इन टॉपिक्स के और जो एमसीक्यूज़ लेक्चर होते हैं उसको हम देखते हैं तथा हम जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, जो कि पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या उससे नीचे के लेवल्स में, वैसे क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो इसी कड़ी में चूँकि पीसीएस और पीसीएसजे के एग्ज़ाम्स काफ़ी स्टेट में लाइन में हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जो है पॉलिटी को लूसेंट से कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि पॉलिटी का जो सेक्शन होता है, चाहे वो जीएस पेपर में है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, कहीं न कहीं जो है वो लूसेंट के लेवल का ही होता है। तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पहले कि हमने काफ़ी लेक्चर ले रखे हैं। आज का जो लेक्चर है वो भारतीय नागरिकता संविधान का जो भाग 2 है और जो कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक डील करता है, उससे रिलेटेड है। तो इस लेक्चर को आज हम देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है और सारे लेक्चर किए हैं, जो कि भारतीय संविधान के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है, उसका भाग 1 और भाग 2 हमने कर लिया है, क्योंकि ये बड़ा पार्ट था। उसके बाद हमने भारतीय संविधान सभा पे लेक्चर लिया है। उसके बाद भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना, इस पे लेक्चर लिया है। भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे लेक्चर हमने लिया है। उसके बाद भारतीय संविधान की अनुसूचियों पे लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर को हमने काफ़ी अच्छे से बनाया है और इन सारे लेक्चर्स पे हमने एमसीक्यू लेक्चर पहले ही ले रखा है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारे लेक्चर्स को और इनके जो एमसीक्यू लेक्चर्स हैं हिंदी या इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने राज्यों का पुनर्गठन लेक्चर देखा है और उसके बाद जो हमारा लास्ट से लेक्चर था वो संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है, जो कि भाग 1 से डील करता है, अनुच्छेद 1 से 4, वो लेक्चर हमने देखा और आज का जो लेक्चर है वो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप पे रहेगा, जो कि भाग 2 में आता है और अनुच्छेद जो है 5 से लेके 11 तक डील करते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बोल दूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन है, इन पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम जो है टॉपिक को देखते हैं। तो जो टॉपिक है आज का हमारा, वो भारतीय नागरिकता है, जो कि भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आप रेंज ऑफ आर्टिकल ज़रूर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि किस पार्ट में नागरिकता दिया गया है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो इस बात का ध्यान दें कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के ही नागरिक बन सकते हैं, साथ में आप अमेरिका की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं तो चूँकि वहाँ पे डुअल सिटीज़नशिप भी चलता है, तो वहाँ का नागरिक कोई दूसरे जो है कंट्री का नागरिकता ले सकता है, जहाँ पे डुअल सिटीज़नशिप अलाउड हो, यानी कि जहाँ पे एक से ज़्यादा नागरिकता वहाँ पे ले सकें। भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है, कभी-कभी पूछा जाता है कि किस सन में आया था, तो 1955 आप ध्यान रखें। जो भारतीय जो नागरिकता अधिनियम है वो 1995 का है, के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता को कैसे मिलेगी, इस बात के लिए जो है कुछ प्रोविज़न किए गए हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो हम देख लेते हैं कैसे मिलती है नागरिकता। तो जन्म से मिलती है। तो पहला जो पॉइंट है वो जन्म से, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। जो भी 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक हुआ जन्म से ही। अपवाद क्या हो जाता है इसका एक्सेप्शन में, राजनयिकी को जो बच्चे हैं विदेश में पैदा हुए हैं, तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो भी राजदूत होते हैं, वो हमारे देश के बाहर रहते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो अगर वहाँ पे पैदा होते हैं, फिर भी उनको जो है इंडिया का सिटीजन माना जाता है। दूसरा जो है वंश परंपरागत द्वारा जो है नागरिकता। तो जो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता है, वो भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, यदि उसके जन्म के समय उसके जो माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। अगर उसने जन्म जो है बाहर लिया है, जैसे भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी के पश्चात अगर जन्म लेना जो वाला व्यक्ति है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आप कोई व्यक्ति है वो पैदा होता है भारत के बाहर, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, तो वंश परंपरा द्वारा इसको नागरिकता माना जाता है, उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। नोट में कह रहा है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था, कि अगर माता की जो नागरिकता है, यानी कि वो अगर इंडियन जो माता है वो इंडियन नागरिक है, भारतीय नागरिकता उनके पास है, तो उसके आधार पर विदेश में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी नागरिकता जो है, उसकी माता की जो नागरिकता होगी वो उसको मिल जाएगी। जैसे कि एक माता हैं और उनकी जो नागरिकता है वो भारत की रही है, लेकिन वो अब इस टाइम पे वो सिंगापुर में रह रही हैं और सिंगापुर में रहते ही उनको जो है बच्चा होता है और उस बच्चे का जो
नागरिकता होगा उनकी माता के आधार पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी माता भारत की नागरिक थी, तो उस बच्चे की भी नागरिकता जो है भारत की हो सकती है। तो ये संशोधन के द्वारा किया गया था, पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था, तो ये संशोधन 1992 द्वारा किया गया था, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, तो तीसरा जो तरीका होता है कि किस तरीके से आपको नागरिकता मिलेगी, देशीयकरण के द्वारा। तो देशीकरण के द्वारा क्या होता है, भारत सरकार जो है से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो भारत सरकार जो है नागरिकता के लिए आपको प्रमाण पत्र देगी, ये देशीकरण का तरीका होता है। चौथा जो है वो पंजीकरण द्वारा है। तो निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण द्वारा, तो अभी कौन-कौन से लोग हैं, तो निम्नलिखित हैं जो नीचे दिए गए हैं। उस ये लोग जो हैं पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। जिस दिन पंजीकरण आपको कराना है उससे पहले आप 6 महीने से रह रहे हो, पहली बात। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। जो वे भारतीय यानी कि वो इंडियन लोग जो कि अविभाज्य भारत यानी कि जो 1947 के पहले से था, किसी देश में निवास कर रहे हैं वो लोग, और वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, तो वो सारे लोग, और भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे जो हैं वो लोग, और राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र दे करके जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्रदान करने का तरीका होता है। बाकी अगला जो है वो भूमि विस्तार के द्वारा है। तो यदि किसी नए भूभाग को, इस बात का आप ध्यान देंगे कि कह रहा है कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, कि जैसे हमने कोई टेरिटरी ऑक्युपाई करी है, तो किसी नए भूभाग को अगर भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो नागरिकता होगी वो स्वतः जो है अपने आप से ही भारत की नागरिकता हो जाएगी। तो वहाँ के जो लोग होंगे उनको स्वतः ही जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आगे देखते हैं, तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है 1986 में आया था। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए हैं। तो जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम है 1955 का, उसमें संशोधन किया गया है 1986 में, और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें ऐड की गई थी उसको बता देते हैं। अग अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता-पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, अब उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह होती थी। अब पहले होता था 6 महीने ही रह लेते थे, तो जो है भारतीय नागरिकता दे दी जाती थी पंजीकरण के द्वारा। लेकिन अब कम से कम 5 वर्षों तक रहना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान देंगे, स्टार आप लगा लेंगे इसको। देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों से भारत में रह चुका हो। देशीकरण से जो नागरिकता का प्रोविज़न है जिसके पहले मैंने आपको बताया, कम से कम 10 वर्षों तक भारत में वो व्यक्ति रहा हो, और पहले ये अवधि जो थी वो 5 वर्ष थी। तो यानी कि जो टाइम है बढ़ाया जा रहा है। 1955 के अधिनियम में जो बातें लिखी थी, जब संशोधित किया गया 1986 में, तो उसमें जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। तो इस बात का भी ध्यान देंगे, हो सकता है आपको बोले कि ये लागू नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, वो लागू होगा। आगे देख लेते हैं, तो भारतीय जो नागरिकता का अंत, अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपने चाहते हैं कि आप दूसरे कंट्री का मतलब नागरिकता लें, या फिर भारत की नागरिकता आप त्यागना चाहते हैं, तो कैसे त्याग सकते हैं? तो भारतीय नागरिकता का जो अंत है निम्न प्रकार से हो सकता है। तो पहला कह रहा है नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पे, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पे। तो ये 3 तरीके होते हैं, आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है, कि नागरिकता का खुद आप परित्याग कर दें। दूसरा, अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, चूँकि यहाँ पे एकल नागरिकता वाली व्यवस्था है, अगर आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो यहाँ की नागरिकता आपकी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और तीसरा है, आपने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया है जिसकी वजह से सरकार ने आपकी नागरिकता छीन लिया है। तो ये चीज़ें 3 तरीके से नागरिकता का अंत हो जाता है, इस बात का आप ध्यान देंगे। इसको भी आप स्टार लगाएँगे और इसको याद करेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य के अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्ति को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा अलग प्रोविज़न बनाया गया था, लेकिन अब जो कि जब से रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट पास कर दिया गया है, तब से जो है, जो हमारा संविधान है वो पूरा का पूरा जो है लागू होता है जम्मू कश्मीर पे। तो कौन-कौन से विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे जम्मू कश्मीर को उस टाइम पे, तो राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्तियाँ अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे इसके संबंध में। फिलहाल आज के टाइम पे अगर हम बात करें, तो ये वाला जो प्रोविज़न है बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चूँकि अब जो संविधान का पूरा प्रोविज़न है नागरिकता का, उस पूरा का पूरा जो है अप्लाई होगा जम्मू कश्मीर पे।
तो ये सारी बातें रहीं जो कि नागरिकता से डील करती हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे मैंने जो आपको बताए हैं। आगे का जो लेक्चर रहेगा वो मौलिक अधिकार पे रहेगा, जो कि पार्ट 3 यानी कि संविधान के भाग 3 में आता है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक डील करता है। चूँकि मौलिक अधिकार का जो लेक्चर है वो बड़ा है, तो उसको हम अलग-अलग पार्ट्स में करेंगे और उसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, जो कि लुसेंट में आपको दिए गए हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे याद भी कराऊँगा कि किस तरीके से आप जो है चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें, जिससे कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत-बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।